ठीक है। तो सर कोई भी लाइबल नहीं होगा ना? नहीं, बी लाइबल होगा ना यहाँ पे, मिस रिप्रेजेंटेशन में भी तो आप लाइबल होते ही हो ना। अच्छा हाँ ठीक है सर। A guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence as to material circumstances is valid, invalid, voidable या none of these। ये गारंटी में से पूछ रहा है कि एक गारंटी ऑब्टेन की गई है जिसके लिए क्रेडिटर जो है ना मटेरियल फैक्ट्स के लिए साइलेंट रहता है, जो भी मटेरियल सर्कमस्टांसिस से, तो ये गारंटी क्या होगी, वैलिड होगी, इनवैलिड होगी, वॉइडेबल होगी या नन ऑफ दीज होगी। इसके अंदर जब आपने गारंटी पढ़ा होगा वहाँ पे इसके ऊपर मटेरियल सर्कमस्टांसिस के लिए इलस्ट्रेशन दी गई है कि वो जब जैसे एक पर्सन को अपने एम्प्लॉयमेंट के अंदर रखता है, फिर वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर रखता है तो कुछ उसकी जो रिसीट्स के लिए रखता है, मतलब पैसा लेने के लिए, तो उसके अंदर कुछ वो मिस रिसीट्स कर देता है। फिर उसके लिए वो कहता है कि गारंटी लेके आ, और वो गारंटी रखता है, तो जो क्रेडिटर होता है वो उस गारंटी को बताता नहीं है ये बात है कि इसने पहले इस तरीके के फैक्ट कर रखे थे। तो बाद में अगर वो जो वर्कर है अगर इस तरीके का कोई एक्ट कर देता तो वहाँ पे उसने इलस्ट्रेशन में दिया था कि वो जो गारंटी है वो उसकी इनवैलिड हो जाएगी, नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने मटेरियल सर्कमस्टांसिस को छुपाया था क्रेडिटर ने। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? इनवैलिड। सर समझ आया ठीक क्यों होगा इनवैलिड? है। यस सर। ठीक है। इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इलस्ट्रेशंस पढ़ना अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एम्बॉडीज द रूल ऑफ क्लेटिन्स केस रिगार्डिंग एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट कौन से केस के अंदर आती है? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वाले जो पेमेंट के लिए बातें होती हैं सारी की किस तरीके से करेंगे, तो वो वाली सेक्शन 59 से नहीं स्टार्ट होता, 59 से 61। सेक्शन 59 यस से सर। स्टार्ट होती है। हाँ, तो वही है, सेक्शन 59 के अंदर ही आएगा। देन फिर अभी हमारे पूरे वाले एमसीक्यू हैं, इसके सर अंदर क्या ये बोल रहा है क्लेटन रूल क्या होता है? ये मैं आपको समझा देता हूँ। पहले अभी आगे कर लेते हैं, फिर मैं एक बारी में पूरा समझा दूंगा। द रूल एनिशिएटेड बाय सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल टू एग्रीमेंट्स विच आर रिड्यूस वॉइड बाय मिस्टेक, फेलियर ऑफ कंसिडरेशन, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ऑल ऑफ द अबव। पर्टिकुलरली सेक्शन 65 के लिए पूछ रहा है। सेक्शन 65 में क्या दिया हुआ है? सर की जो एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं फिर आपको रिस्टोर करना पड़ता है जो भी आपने बेनिफिट्स लिए हाँ हैं। तो ऑब्लिगेशन होती है रिस्टोर करने की। और ये कौन से बेसिस पे होते हैं? सर जो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जो कौन से हुए हुए होते हैं, मतलब जो कौन से कॉन्ट्रैक्ट वाइड हुए होते हैं जिनके लिए आप सेक्शन 65 में आते हो? नहीं याद? वो वाला केस, जो वो वाले नहीं पढ़ते हम जिसके अंदर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी और वो सब हो जाती है। हाँ सर डेथ वगैरह हो जाती है जिसमें। जिसके अंदर 5-6 कंडीशंस आती है कि इन सिचुएशन के अंदर हम सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मान लेते हैं, तो वो वाला है सेक्शन 65 के अंदर। देन यहाँ पे असर्शन दे रहा है माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, कि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड है। मॉर्गेज एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ अ माइनर इज एनफोर्सेबल बाय हिम, कि जो मॉर्गेज उसके फेवर में की गई है वो एनफोर्सेबल होगी उसके द्वारा। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सर डी। बी। ठीक है। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing with a view to obtaining the assent of that other such act or abstinence, he is said to make a प्रपोजल। ठीक है, a proposal when dash becomes promise। एक्सेप्टेड। According to section 2c, the person making a proposal is called dash and the person accepting the proposal is called dash। Offerer, offeree, propose। प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। प्रॉमिस। ठीक है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से गलत कौन सा है? सेक्शन 1 to 75 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल टू generally all contracts. The law of contract expands itself to voluntarily and involuntarily civil obligations. Civil obligations created by the tort or trust are outside the field of the contract.
The law of contract is also not the whole law of agreement, because there are many agreements that law will not enforce. कौन सा इसमें से गलत है? सर ए लग रहा है। ये तो ठीक है, जो आपके सेक्शन 1275 है वो सभी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जनरली सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है. सर डी। नॉट हैव द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट बिकॉज देयर आर मेनी एग्रीमेंट. नहीं, ये भी ठीक है कि जो आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है अपने आप में एग्जॉस्टिव थोड़ा ना होता है, सब चीज़ें कवर थोड़ा ना करता है अपने अंदर. ये बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आते और आप उसको लॉ के हिसाब से इन्फोर्स नहीं करा सकते. और सिविल ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय टॉर्ट और ट्रस्ट अराउ, ये भी ठीक है, लेकिन ये वाला ठीक नहीं है बी वाला. क्योंकि देखो इसके अंदर इसने बोला है कि सभी तरीके की सिविल ऑब्लिगेशंस, चाहे वॉलेंटरली हो इनवॉलेंटरली हो, तो सिविल ऑब्लिगेशंस तो और भी तरीके की होती है, टॉर्ट भी उसके अंदर आ जाता है, ट्रस्ट भी उसके अंदर आ जाता है, तो वो तो इसके परव्यू से बाहर रहती है ना, ये जो बात इसने इसके अंदर बोली है. तो बी जो स्टेटमेंट है इसके अंदर इनकरेक्ट है. देन मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. इसके अंदर बताना है कि किसने कौन सी डेफिनेशन दी है. तो ये डेफिनेशन तो आई थिंक अभी आपने याद नहीं किया कि किसने कौन सी दी है. नहीं करी सर। कोई नहीं, फिर ये वाली डेफिनेशन एक बार आपको लिखवा दूंगा, फिर उसके बाद कर लेना. एक डेफिनेशंस करनी है और एक केसेस के नाम करने हैं अभी. व्हाट इज आर द मोड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इसमें से कौन कौन से मोड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? म्यूचुअल नेगोशिएशन, स्टैंडर्ड फॉर्म, प्रॉमिसरी एस्टॉपल, ऑल ऑफ द अबव. क्या हुआ? ऑल लग रहा है सर. ऑल होगा. म्यूचुअल नेगोशिएशन जो आपस में हमने नेगोशिएट करके कर लिया. स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे इंश्योरेंस का हो गया. प्रॉमिसरी एस्टॉपल की पहले जैसे आपने कोई एक्ट कर दिया, उसके लिए मैंने फिर आपको बोल दिया कि मैं आपको इसके लिए ये दूंगा कंसिडरेशन या कुछ भी चीज़, तो वो प्रॉमिसरी होगी एक तरीके से. तो आप इनमें से तीनों में से किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकते हो. ऑल ऑफ द अबव. देन व्हाट आर द करेक्ट रिगार्डिंग जनरल ऑफर. कि जनरल ऑफर के रिगार्डिंग इनसे क्या क्या बातें ठीक है. सच एन ऑफर में बी मेड टू द होल वर्ल्ड एट लार्ज. तो ये इन रैम हो गया, ठीक है कि आप ये कर सकते हो, ये बात तो ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट इज इन केस ऑफ सच एन ऑफर इज नॉट मेड विद ऑल वर्ल्ड. कि आपने किया पूरे रैम के अंदर है, लेकिन कह रहे हैं कि आप पूरे वर्ल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तीसरी बात बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट इज मेड ओनली विद द पर्सन हु कम्स फॉरवर्ड एंड परफॉर्म द कंडीशंस ऑफ द प्रपोजल. कि जो उनमें से जिस सबको आपने किया उनमें से जो एक सामने आएगा और जो उसको एक्सेप्ट करेगा, जो कंडीशंस पूरी करेगा, उसके बाद आप उसको परफॉर्म करोगे. तो कौन सा ठीक है इसमें से? डी। फर्स्ट डी. बी सर। बी. पर इसका आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, क्योंकि ये सारी ही बातें सर ठीक है. तीनों ही ठीक है. क्योंकि देखो यही है ना कि आपने पूरे होल वर्ल्ड के सामने निकाला ऑफर. अब उसमें से आप ये थोड़ा ना सबका ही साथ ही परफॉर्म करोगे, उनमें से किसी एक के साथ ही करोगे ना जब कोई आएगा. इसके अंदर वो आपका वो वाला केस आता है कार्बोलिक स्मोक बॉल्स वाला. कार्बोलिक स्मोक बॉल्स के अंदर क्या हुआ था कि उसने जो फैक्ट्री थी कार्बोलिक स्मोक बॉल की, उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट निकाली थी न्यूज़पेपर के अंदर कि जो हमारी स्मोक बॉल्स को यूज़ करेगा ना 2 हफ्ते तक दिन में 3 बार, और उनमें से अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो गया तो हम उसको कंपनसेशन पे करेंगे, जैसे 100 यूरोस पे करेंगे. तो उसके अंदर क्या होता है, जो मिसेस कार्बिल होती हैं वो क्या करती हैं, वो इसको ऑफर को एक्सेप्ट करके यूज़ करती हैं 2 हफ्ते तक दिन में 3 बार, और उनको इन्फ्लुएंजा हो जाता है. तो वो फिर इनके ऊपर मांगती है इनसे कि भाई आप हमें वो 100 यूरोस पे करो. तो यहाँ पे क्या था कि इसने क्या किया था, जो ऑफर था वो जनरल ऑफर निकाल दिया कि जो भी इसको एक्सेप्ट करेगा. तो एक पर्सन ने उसको एक्सेप्ट किया और अपनी कंडीशंस पूरी करी और उसके सामने आके अपना वो पैसा मांग लिया जो उसने बोलने के लिए बोला था. तो ये हमारा क्या होता है, जनरल ऑफर हो जाता है. और दूसरा ऑफर कौन सा होता है, स्पेसिफिक होता है कि भाई ए बी के पास गया और बी से बोला कि मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लो. तो यहाँ पे सिर्फ बी या बी का एजेंट ही उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा कोई और उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो ये ऑफर इन क्या होता है, पर्सोनम होता है. और इस तरीके से जो हमारे ऑफर होते हैं ये क्या होते हैं, ऑफर इन रैम होते हैं. देन 313 के ऊपर आते हैं. अ क्लॉज इन टेंडर. टेंडर पता ना कौन से होते हैं, जो आप देखते हो गवर्नमेंट भी ज़्यादातर निकलते हैं टेंडर इस तरीके के होते हैं. तो आपने क्या किया, क्लॉज डाल दिया टेंडर का जब आपने निकाला. अथोराइजिंग द पार्टी इनवाइटिंग द टेंडर्स. की जोन सी पार्टी टेंडर्स को इनवाइट कर रही है टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, की वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है एट एनी टाइम फॉर द फ्यूचर सप्लायर्स. कि मैं कभी भी, जैसे मैंने आपसे टेंडर लिया कि आप मुझे ये सामान दोगे, तो मैं फ्यूचर में कभी भी अपना जो टेंडर है वो ख़त्म कर सकता हूँ कि मेरे को आगे आपसे सामान नहीं चाहिए.
द वेरी बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द क्लॉज इज, तो ये जो क्लॉज है क्या हो जाएगा अपने आप में, वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, ये अगर, वैल्यू। हाँ वैलिड होगा कि ये डिस्ट्रॉय नहीं करेगा और ये अपने आप में वैलिड होगा। तो अगर इस तरीके से टेंडर में अगर कोई डालता है ना, तो कि भाई आप मुझे फ्यूचर में सप्लाई करते रहोगे एक तरीके से, तो कभी भी बीच में मैं उसको ख़त्म कर सकता हूँ, जब जितने भी टेंडर वाले होते हैं। देन मैच द फॉलोइंग, अच्छा अभी केस के नाम हमने किए नहीं है तो इस वाले को अभी छोड़ देते हैं। द टेस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन, कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन क्या होती है कि जब हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम इंटेंशन देखते हैं कि उसकी लीगल इंटेंशन क्या है। जैसे एक होती है लीगल इंटेंशन और एक होती है कौन सी, सोशल इंटेंशन या कोई और इंटेंशन है उसकी, कि वो किस इंटेंशन से अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है हमें, कि वो मेरी असेंट लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। तो उसको हम, अगर वो इससे लेना चाह रहा है तो लीगल इंटेंशन है, अगर नहीं लेना चाह रहा है, जैसे मैं अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहा हूँ घर के ऊपर कि आके डिनर कर ले, बेल्फर वर्सेस बेल्फर वाले केस के अंदर, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, सोशल इंटेंशन हो जाती है। वो नहीं भी आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लीगल इंटेंशन के अंदर हम देखते हैं कि भाई इसके अंदर वो हमारे साथ एसेंट लेना चाह रहा है या नहीं लेना चाह रहा, तो उसको हम लीगल इंटेंशन बोल देते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब मैं किसी से कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन करता हूँ तो वो सब्जेक्टिव होगी या ऑब्जेक्टिव नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव होगी नॉट सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव, नीदर ऑब्जेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव। क्या होगा इसका, डी सर। दोनों होना चाहिए सर। शशिकला आपने क्या बोला, सी सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होगी सब्जेक्टिव नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि आपका जो कंडक्ट है ना, कि भाई एक नॉर्मल व्यक्ति आपके कंडक्ट से क्या समझता है कि हाँ आप लीगल इंटेंशन में, आपकी लीगल इंटेंशन है, आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, मेरे को आप असेंट देना चाहते हो, जो एक नॉर्मल व्यक्ति के लगता है। जब अंदर से आपकी इंटेंशन क्या आती उसको नहीं चेक करेंगे हम। तो जो आपकी अंदर की इंटेंशन है कि आप रियलिटी में क्या चाहते थे, उसको हम सब्जेक्टिव बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो आपका कंडक्ट शो कर रहा है कि आप क्या चाहते हो। तो हम जब भी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन देखते हैं, जब कोर्ट में जाएंगे तो हम देखेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव कैसा था, यानी कि जो आपका कंडक्ट था वो कैसा था। कि एक नॉर्मल प्रूडेंट मैन होता तो आपके कंडक्ट से क्या समझता कि आप सही में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे, आप दूसरे व्यक्ति के एसेंट मांगने गए थे। और वहाँ पे वो नहीं चेक करेंगे कि आपकी इंटेंशन क्या थी, कि आप सच में चाहते थे या नहीं चाहते थे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये क्या होगा कि जब हम कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन देखते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ना कि सब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक है। ओके सर। देन 316 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अराइजिंग आउट ऑफ टेंडर। अब ये टेंडर के बारे में पूछेगी कौन सी बात इसमें से ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर टेंडर इज नॉट प्रपोजल और ऑफर बट मियरली एन इन्विटेशन टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर मेकिंग एन ऑफर। सबमिशन ऑफ टेंडर इज इन नेचर ऑफ एन ऑफर. It will result in a contract only when the tender is accepted by the competent authority. An offer can be withdrawn before it is accepted. तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ ठीक है? सर चारों ही ठीक है। ठीक है, तो 1 2 3 4 सारी बातें ठीक है टेंडर के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे बोली गई है। वट आर ट्रू रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल, की इनमें से कौन सी चीज़ ठीक है प्रपोजल के रिगार्डिंग? It must be absolute and unqualified. It must be expressed in some usual and reasonable manner or in the manner if any prescribed by the proposal. Acceptance may be expressed or implied. A contract is created only after an offer is accepted. सर ए चारों ठीक है। ए सर। ठीक है। When and at what place will a contract complete in case of a communication through instantaneous communication? Instantaneous communication जैसे थ्रू टेलीफोन्स या इस तरीके जो कम्युनिकेशन होते हैं ना उनको हम बोलते हैं। तो इसके अंदर वो बोल रहे हैं कि आपकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी। इसके अंदर हमारा भगवती दास वाला केस आता है जिसके अंदर टेलीफोन के थ्रू उसको वो कम्युनिकेशन करता है। तो इसके अंदर मैं आपको पहले जनरली बता देता हूँ कि जब इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है ना इंस्टेनियस वाला, वहाँ पे आपको क्या करना होता है कि इंस्टेंट कम्युनिकेशन होनी चाहिए। यानी कि जैसे अगर आपने टेलीफोन से एक्सेप्ट किया तो अगर उसने सुना तो वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, अगर नहीं सुना तो नहीं मानी जाएगी, चाहे आपने एक्सेप्टेंस दी हो। लेकिन जब हम लेटर के थ्रू भेजते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जब आपके पास से एक्सेप्टेंस चली गई ना, आपके हाथों से निकल गई, तो अब आपके हाथों से कंट्रोल चला गया, आपके यहाँ से एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। लेकिन उसके यहाँ कब मानी जाएगी, जब उस तक जो आपकी एक्सेप्टेंस है वो पहुँचेगी तब मानी जाएगी। तो यहाँ पे इंस्टेनियस कम्युनिकेशन के अंदर पूछ रहा है, तो अब इसके अंदर आप ऑप्शन रीड करो। द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली कंप्लीट व्हेन द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरर एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड. The contract is complete only when the acceptance is posted by the offeree and the contract is made at the place where the acceptance is received. The contract is complete only when the acceptance is received by the क्या लिखा है offerer and the contract is made at the place from where the acceptance is posted या none. नहीं आया समझ?
है तो बताओ, मैं समझा देता हूँ। सर ए। शशिकला और नलिन। सर ए लग रहा है। ठीक है कि जब आपका उसको एक्सेप्टेंस जो है रिसीव हो जाएगी, और जिस जगह पे उसने इसकी एक्सेप्टेंस दी है उस जगह पे हम मान लेंगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रपोजल इज रिवोक्ड। अब ये रिवोकेशन के बारे में पूछ रहा है कि आपका प्रपोजल कब रिवोक होगा। बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी, बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रेस्क्राइब सच प्रपोजल, बाय द फेलियर ऑफ एक्सेप्टर्स टू फुलफिल द कंडीशन प्रेसिडेंट, बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द एक्सेप्टर। चारों ही ठीक है सर। कौन से सेक्शन में आती है ये चारों तरीके रिवोकेशन के? 6। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए होगा। ठीक है। देन who had said acceptance is offered to what a lighted matches to a train such gunpowder both do something which cannot be undone। ये पहले भी स्टेटमेंट आई हुई है। सर ऑलोक। यस नहीं एंसन ने बोला। इंसन। अब प्रपोजल में भी रिवोक्ड एट एनी टाइम। अब ये पूछा कि प्रपोजल कब रिवोक हो सकता है। बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रोमिसी बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। इवन आफ्टर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रोमिसी। इवन आफ्टर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर। क्या होगा? ए। ए सर सर। ठीक है। देन हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा नहीं होगा? सर इसका आंसर ए होगा। ये सारे ही होंगे। ए। सेक्शन 11 के अंदर आ जाता है। ठीक है। एज पर द रूलिंग ऑफ प्रीवी काउंसिल इन मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदार गोज, a minor's agreement is absolutely void, voidable at the option of minor, void except the agreement for the benefit of minor, none of these। ए सर। सर ए। ठीक है। Which of the following are correct regarding the nature of minor's agreement? The rule of estoppel does not apply against minor. The rule of restitution embodied in section 64 and 65 do not apply against minor. A minor can be beneficiary and a contract of apprenticeship is binding on him but not a contract of service. A minor's agreement cannot be ratified by him on attaining the age of majority. The property of minor is liable for necessaries applied to a minor or to any person dependent upon him. सारे ही ठीक है सर। ठीक है। 1 2 3 and 4 ऑल आर राइट। 5 भी ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका। फिर ये केस वाला आ गया, केस नहीं किए भी हैं। ठीक है। द एग्रीमेंट टू ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज लाइक दैट ऑफ माइनर, एब्सोल्युटली वॉइड। द स्टेटमेंट इज करेक्ट इन इंडियन लॉ, इनकरेक्ट इन इंडियन लॉ, करेक्ट इन इंग्लिश एंड इंडियन लॉ, नॉट क्लियर फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सी सर। सर करेक्ट। करेक्ट इन इंडियन लॉ, इंडियन लॉ के अंदर ये स्टेटमेंट ठीक है। पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ at that time when he makes it he is capable of understanding it, capable of forming rational judgment as to effect upon his interest, capable of understanding it or forming a rational judgment so as to effect upon his interest, capable of understanding it, forming a rational judgment as to effect upon his interest। and और का फर्क है दोनों में। सर एंड आएगा सी। ठीक है। और वो जो आपका कैटेलिन वाला उसने रूल बोला था ना, कैटेलिन वाले रूल में यही होता है, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला होता है ना, कि जैसे आप किसी को पेमेंट करते हो और आप उसको बताते नहीं हो कि किस चीज़ की पेमेंट किया, तो पहले उसको जो आपने पहले उससे उधार लिया ना, तो पहले वो उसकी पेमेंट मानेगा, फिर उसके बाद अगले की पेमेंट मानेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला रूल चलता है इसके अंदर। तो कैटलिन्स केस इसको बोल देते हैं। मतलब ये ना इंग्लैंड के अंदर केस था, उसी को देखते हुए हमने अपने एविडेंस एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इसको डाला था। डेवियंस वर्सेस नोबल का केस आता है वहाँ पे, तो कैटलिन्स केस बोल देते हैं उसको। देन उसके बाद ए ऑन द ऑर्डर ऑफ बी बिल्ड एट हिज ऑन एक्सपेंसेस सर्टेन शॉप्स इन अ बाजार।
The shops came to the occupied by C, who in consideration of A having spent money in the consideration promised to pay him commission on the article sold through. ये आपका पहले भी आ चुका है, और अगर आपने इलस्ट्रेशंस पढ़ी होंगी, अगर अभी आप आगे का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा उसके अंदर आपको सेम इलस्ट्रेशन मिलेगी. देयर एजेंसी इन द बाजार, एज एक्शन टू रिकवर द कमीशन वुड बी रिजेक्टेड, एडमिटेड, पार्टली एडमिटेड एंड पार्टली रिजेक्टेड, नीदर रिजेक्टेड नॉर एडमिटेड. क्या? क्वेश्चन दिखा दो. क्लिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, क्लिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सर ऑप्शंस दिखाने. सर बी. बी से. क्यों? सर वो अपना कमीशन ले सकता है ना सी से. क्यों ले सकते हैं? सर क्योंकि उसने सी ने उसको प्रॉमिस किया था और फिर उसके भी तो एक्सपेंसेस लगे हुए थे. बट उसको किसने बोला था ये बनाने के लिए? बी ने बोला था उसको. बी ने तो ए को बोला था. क्वेश्चन दोबारा पढ़ो. A on the order of B built his own expenses certain shops in a bazaar. The shops came to be occupied by C. तीसरा बंदा है C, who in consideration of A having spent money in the consideration promised to pay him commission, कि मैं तेरे को कमीशन पे करूँगा, और उसको वो शॉप दे दी जाती है. तो यहाँ पे ये ना प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा आपका, कि इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, तो ये कैसे आके मांग रहा है जो B है इसके बीच में, कि A ने B के ऑर्डर के ऊपर ये जो अपने एक्सपेंसेस के ऊपर एक सर्टन शॉप बनाई बाज़ार के अंदर. वैसे ये जो ए है ना, ये कलेक्टर होता है, जो अगर आपने इलस्ट्रेशन सारी पढ़ी है ना उसके अंदर ये कलेक्टर होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर. तो उसके कहने पे ये बनाता है. अभी पहले भी आपके एक आया था ये सेम क्वेश्चन. तो द शॉप केम्स टू बी ऑक्यूपाइड बाय सी. अब ये जो शॉप है सी आके उसको ऑक्यूपाई कर लेता है. हु इन कंसिडरेशन टू ऑफ ए हैविंग स्पेंड मनी इन द कंस्ट्रक्शन, जो कि ए के कंसिडरेशन पे भाई उसने खर्चा किया था, प्रॉमिस टू पे हिम अ कमीशन ऑन द आर्टिकल सोल्ड थ्रू, कि भाई मैं तेरे को कमीशन दूंगा. लेकिन ए किसके कहने पे शॉप बनाई थी उसने? बी के कहने पे बनाई थी ना. तो उसका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ था? बी के साथ था. उसी के कहने पे उसने एक्सपेंसेस किए थे. एज एक्शन टू रिकवर द कमीशन वुड बी रिजेक्टेड. तो उसका जो ऑफर है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा. प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है. अगर ये डायरेक्टली इसके साथ होता, इसके कहने पे बनाता, तो आप कह सकते थे कि यहाँ पे वो मांग सकता है. लेकिन ए ने बी के कहने पे शॉप बनाई थी, और फिर बाद में आके सी ने उसको ऑक्यूपाई किया था, और इससे ए से बोला था कि मैं तेरे को कमीशन दे दूंगा. तो रिजेक्ट हो जाएगा ये. द रिपेयर ऑफ टेम्पल वॉज इन प्रोग्रेस. ठीक है. एज द वर्क प्रोसीड मोर मनी वॉज रिक्वायर्ड, एंड टू रेज दिस मोर सब्सक्रिप्शन वॉज इन्वाइटेड एंड अ सब्सक्रिप्शन लिस्ट रेज. तो एक सब्सक्रिप्शन आपने बुलाई. A put himself down on the list of rupees 125 and a suit was filed to recover this sum. कि भाई पहले आप नाम दे रहे हो, फिर आपने अपना नाम निकाल लिया, तो उसके ऊपर से अमाउंट रिकवर करने के लिए सूट कर दिया जाता है. द रिकवरी ऑफ द मनी थ्रू द कोर्ट वुड बी अलाउड, नॉट बी अलाउड, पार्टली अलाउड, नन ऑफ द अबव. सर अलाउ. क्यों? सर वो रिकवर कर सकता है ना, लाइक उसने रिवोक कर लिया अपना जो भी उसने नाम वगैरह दिया था. उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ना हुआ. इनविटेशन टू ऑफर नहीं है, नहीं होगा अलाउ. नॉट बे. सर समझा दो एक बार. जैसे एक टेम्पल के जो एक वर्क प्रोग्रेस के अंदर था, तो वो जैसे जैसे काम चल रहा था उनको और पैसा चाहिए था उसको बनाने के लिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन मंगाते हैं कि जिसको पैसा देना है आप पैसा दे दो, एंड अ सब्सक्रिप्शन लिस्ट रेज. तो उसके लिए एक सब्सक्रिप्शन लिस्ट बनाते हैं कि ये लोग अपना अपना पैसा देना चाहते हैं.
कि ये लोग देना चाहते हैं पैसा। तो ये क्या कहता है कि अब मैं नहीं देना चाहता, पहले मैंने अपना नाम दिया था, मैं नहीं देना चाहता। तो अब ये क्या करते हैं मंदिर वाले, इसके ऊपर सूट कर देते हैं। द रिकवरी ऑफ द मनी थ्रू द कोर्ट इज़ नॉट बी अलाउड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या था कि ये अभी अपने इन्होंने लिस्ट दिया कि हम पैसा देना चाहते हैं, आप हमसे अब पैसा मांगिए, यानी कि हम ऑफ़र कर रहे हैं आपको एक तरीके से, इतने इतने रुपये हम आपको देना चाहते हैं। अब मैं अपना ऑफ़र यहाँ से निकाल लेता हूँ कि जो मैं आपको ऑफ़र कर रहा था, तो मतलब इनविटेशन किया ना मैंने कि आप मुझे आओ मुझसे 125 रुपये मांगो, वो चीज़ होगी ना यस यहाँ सर, पे, यस सर। तो मैंने ख़त्म कर दी वो। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज एप्लीकेबल इन इंडिया, द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, द रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एप्लीकेबल इन इंडिया, द रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। सर एप्लीकेबल इन इंडिया। सर 3 आंसर क्या होगा इसका? नीचे देखो ना, 1 3 2 4 2 3 या ओनली 3? तो 3 सिर्फ 3? 1 और 3। 1 and 3। 1 and 3 द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी एप्लीकेबल इन इंडिया, ये एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन 3 एप्लीकेबल होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी इंडिया में थोड़ा ना होता है, जिसके अंदर वाला सर एग्जाम्पल 2 and 3 2 and 3 डी होगा। होगा। मैं समझा देता हूँ, जैसे इसके अंदर वो नहीं होता कि वो केस का नाम क्या था, चिनप्पा वर्सेस रमैया वाला केस आता है कि ए जो है वो एक अपनी मदर होती है, वो अपनी डॉटर को एक प्रॉपर्टी देती है और बोलती है कि जो मेरा भाई है, मतलब कि इसके एक तरीके से मामा हो गए, कि उनको इस प्रॉपर्टी में से पैसे देते रहना, कुछ जो बेनिफिट आएगा। तो ये बीच में देना बंद कर देती है, फिर ये इसके ऊपर सूट कर देता है रिकवरी के लिए। तो ये बोलती है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे बीच में हुआ था और आप कैसे इसके अंदर सूट कर रहे हो। तो फिर यहाँ पे क्योंकि कंसीडरेशन यहाँ से मूव किया था, लेकिन ये ए ने कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए किया था? इसके लिए किया था कि पैसे देते रहना, तो कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में माना गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन आ गया कि कंसीडरेशन अगर कहीं और से मूव कर रहा है तो आप उसके लिए सूट कर सकते हो। तो इंडिया के अंदर प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन नहीं चलता कि आपका कंसीडरेशन कहीं और से आ रहा है तो आप उसके लिए सूट कर रहे हो, वो चीज़ नहीं होती। लेकिन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडिया के अंदर कि अगर आप दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी चीज़ के लिए, तो तीसरा व्यक्ति होता है वो आके बीच में सूट नहीं कर सकता। तो प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन नहीं होता है इंडिया में, लेकिन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडिया में। तो 2 and 3 ठीक होगा। आया समझ या नहीं आया? नहीं आया सर। नहीं आया, दोबारा बता देता हूँ। शशिकला का तो आ गया। देखो इसके अंदर क्या होता है, ये वाला केस समझ आया, रमैया वर्सेस चिनप्पा वर्सेस रमैया जो। यस सर। तो इसके अंदर क्या है, कंसीडरेशन क्या है, तीसरे व्यक्ति से मूव हो रहा है ना। ये कोई जो तीसरा व्यक्ति था, इसको ये कोई हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थोड़ा ना था जो जिसकी तरफ कंसीडरेशन मूव हो रहा है, जो इसके एक तरीके से मामा थे या अंकल थे, जो भी आप बोलो, ये कोई पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ना थे, लेकिन कंसीडरेशन बेनिफिट इनकी तरफ मूव हो रहा था। तो इसके लिए ये सूट कर सकते हैं। भाई ये बोल रही है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में होता, आप कैसे आगे कर रहे हो, लेकिन कंसीडरेशन किसके लिए मूव हो रहा है? सी के लिए मूव हो रहा है, तो इसलिए ये क्या कर सकता है, आगे सूट कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता, भाई ए ने बोला बी को कि मैं तेरे को अपना स्कूटर बेचूंगा 5,000 रुपये में, ठीक है। अब ए जो है इसको अपना स्कूटर दे देता है और बी इसको 5,000 रुपये नहीं देता। तो ऐसा थोड़ा ना है कि बी के बदले में आके डी कोई स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट आके ए के ऊपर सूट कर देगा कि भाई तू उसको बी के ऊपर सूट कर देगा भाई कि ए को तू 5,000 रुपये पे कर। ओके सर। तो ये ठीक चीज़ है कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता कि अगर कंसीडरेशन किसी और से है तो, लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के अंदर एप्लीकेबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कुछ एक्सेप्शंस है कि कब कब एक्सेप्शन होती है। तो एक तो बेनिफिशियरीज, तो अभी हमने देखा ही कि एक्सेप्शन के अंदर आता ही आता है। देन मैरिज सेटलमेंट, ये भी एक्सेप्शन के अंदर आता है कि भाई जैसे अगर मैरिज की कोई सेटलमेंट वगैरह होती है ना, तो जो वाइफ होती है या हस्बैंड होता है, उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, या पार्टीशन के वक्त या फिर जो कोई भी फैमिली अरेंजमेंट्स हो रही होती हैं, तो उसके अंदर कोई और भी जो व्यक्ति जिसके साथ हो रहा होता है ना, उसके अलावा भी कोई और व्यक्ति आके सूट कर सकता है। देन एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल इस केस में भी होता है, जैसे कि आप पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं था लेकिन आपने कोई बात बोल दी कि भाई मैं आपको कंसिडरेशन दूंगा या कुछ भी दूंगा, तो उसके थ्रू भी फिर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। और कॉवनेंट्स रूइनिंग द लैंड, की भाई ऐसे कोई कॉवनेंट्स है जिसके थ्रू, मतलब ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसके थ्रू आपकी लैंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, तो ये सब के सब क्या हो जाते हैं, एक तरीके से एक्सेप्शंस के अंदर आ जाते हैं इसकी डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका एप्लीकेबल नहीं रहेगा, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। देन एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन की बात कर रहा है, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसका?
एक एग्जीक्यूटेड होता है, एक एग्जीक्यूटरी होता है। दोनों ही नहीं पढ़ा सर। दोनों नहीं पढ़ा। एग्जीक्यूटेड के अंदर क्या होता है कि जब आपकी एक पार्टी ने या दोनों पार्टीज ने अपने पार्ट को परफॉर्म कर दिया है, जबकि जो एग्जीक्यूटरी होता है ना, उसके अंदर अभी दोनों ने ही अपने पार्ट को परफॉर्म नहीं किया, वो बोल रहे हैं फ्यूचर में परफॉर्म करेंगे। जैसे ए बी के पास गया कि मैं अब तेरे को 5,000 में अपना स्कूटर बेचूंगा, तो जो ए ने भी अभी स्कूटर नहीं दिया बी को, और बी ने भी अभी उसको 5,000 पे नहीं दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटरी हो जाएगा। और अगर मान लो ए ने अपना स्कूटर इसको दे दिया बी को, लेकिन बी ने अभी अपने 5,000 पे इसको नहीं दिया, तो ये एग्जीक्यूटेड कहलाएगा। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट when one of the parties of the contract has performed is part of the promise which constitute the consideration for the promise by the other side। तो एक अगर व्यक्ति ने अपना साइड का कर दिया तो हम उसको एग्जीक्यूटेड बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, when both the parties are contract have performed, when neither parties has अरे ठीक है, जो एक पार्टी अपने पार्ट को परफॉर्म कर देती है। अब चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंसिडरेशन शुड बी एडुकेट टू द प्रॉमिस। इनकरेक्ट कौन सा है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कंसिडरेशन शुड बी एडिक्वेट टू द प्रॉमिस। सेकेंड बात बोल रहा है द इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज अ फैक्ट विच द कोर्ट में टेक इन टू अकाउंट बाई कंसिडरिंग whether or not the consent was freely given. The inadequacy of consideration may be circumstances which suggest that fraud, coercion or mistake and a like. Performance of legal duty is also valid consideration for a promise. Forbearance to sue is regardable as valuable consideration. क्वेश्चन समझ आया? सर क्वेश्चन में तो बस उसने इतना पूछा, इनमें से कौन सा गलत है? गलत पूछा है। इनकरेक्ट कौन सा है? ए ऑप्शन बताओ, ए ऑप्शन गलत है या सही है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द कंसिडरेशन शुड बी एडुकेट टू द प्रॉमिस। गलत है या सही है? आवाज नहीं आ रही, कोई अगर बोल रहा है तो। सर गलत है। ये गलत है? सर इसमें ये लिखा है ना कि कॉन्संट्रेशन के टाइम, मतलब कॉन्संट्रेशन जरूरी नहीं है कि नेसेसरी हो सर कॉन्ट्रैक्ट सही में। है। ये सही है सर स्टेटमेंट। ये तो ठीक है सर, क्योंकि फ्री कंसेंट में सर एडिक्वेट नहीं भी हो तो भी चलता कि है। भाई 10,000 की चीज़ मैं आपको 1 रुपये में दे रहा हूँ, मेरी मर्जी में जितने मर्जी में दूँ, तो ज़रूरी नहीं है ना कि एडिकेट हो। देन उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट दे रहा है कि द इनएगेट, जो अगर आपकी इन एडुकेसी है, मान लो 10,000 की चीज़ मैं आपको 1 रुपये में दे रहा हूँ, तो क्या इस चीज़ को कोर्ट कंसीडर कर सकता है जब वो ये देखेगा कि जो आपकी कंसेंट है वो फ्री नहीं थी, कि भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस था, कोर्शन था, या इस तरीके की कोई चीज़, इस चीज़ को कंसीडर कर सकता है कोर्ट? यस सर। तो ये बात भी कर ठीक हो गई। देन तीसरी बात बोल रहा है द इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन में भी सर्कमस्टांसेस विच सजेस्ट फ्रॉड, कॉर्शन, मिस्टेक एंड लाइक, की अगर आपकी इनएडिक्वेसी ऑफ सही कंसिडरेशन है है, सर। सही होगी। देन परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ड्यूटी इज ऑल्सो अ वैलिड कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस, की अगर आपकी कोई लीगल ड्यूटी है और आप उसके लिए कोई अपनी परफॉर्म कर रहे हो उस ड्यूटी को, तो क्या ये कंसिडरेशन कहलाएगा कि इसके बदले में आपको पैसे दिए जाए या कोई चीज़ दी जाए? नहीं सर। तो इसका नो मतलब सर। ये गलत हो गया कि भाई एक पुलिस ऑफिसर है, उसका काम है उसका काम करना, कि भाई अपनी लीगल ड्यूटी निभाना, या कुछ भी जो एम्प्लॉयमेंट पे रखा गया उसको उस चीज़ के लिए, तो आप उसके बदले उसको पैसे थोड़ा ना दोगे। देन ए प्रॉमिस टू पे his wife B a fixed sum of money every month for her separate residence and a maintenance. The agreement was contained in a registered document which mentioned certain quarrels and disagreements. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू आपका आंसर है between the two. A refused to pay the monthly maintenance due under the agreement. B decided to file a suit in the court to enforce the agreement under section 25 subsection 1. Decide B's petition. 25 subsection 1 क्या बोलता है? सर वो कंसिडरेशन वाला कि अगर नहीं हुआ तो वो वॉइड होगा, बट कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। क्या एक्सेप्शन है? पहली एक्सेप्शन लव एंड अफेक्शन था। यानी कि लव एंड अफेक्शन अगर आपका कंसिडरेशन है तो वहाँ पे आपको अगर उसके बावजूद भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो फिर वो एनफोर्सेबल होगा। ठीक है, यही बात आ रही है यहाँ पे। अब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ है? क्वारल एंड डिसएग्रीमेंट के बेसिस पे। ये वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अब ये बी की पिटीशन जो है वो डिसमिस होगी, या बीस पिटीशन एडमिट हो जाएगी, या कोर्ट हैज़ नो पावर टू डिसाइड सच मैटर, या नन ऑफ द अबव।
क्या होगा? डिसमिस हो जाएगी ना सर। हम्म, क्योंकि उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्वारल एंड डिसएग्रीमेंट की वजह से हुआ था, ना कि लव एंड अफेक्शन में हुआ था। देन ए प्रॉमिस टू पे अ डेट इज इन्फोर्सेबल अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 3, पर्टिकुलरली सबसेक्शन 3 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो व्हेन it is time barred in writing and signed by the promisor or his agent, it is in writing and signed by the promisor or his agent, it is time barred in writing and registered and signed by the promisor only, no bar of time but only signed by the promisor or his agent। टाइम बार डेप्थ की बात हो रही है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन टाइम बार के साथ क्या कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तो वो हमारे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सेबल हो जाएगा। सर बी। इट इज़ इन राइटिंग साइन बाय द प्रोमिसर और हिज एजेंट, इसके अंदर टाइम बार्ड की तो बात ही नहीं हुई। बी के अंदर ए। ये होगा ना कि वो टाइम बार्ड हो, कि भाई आपका जो टाइम था वो निकल गया हो, देन उसके बाद आपने राइटिंग के अंदर एक्सेप्टेंस दी हो और उसको साइन किया हो प्रोमिसर ने या फिर उसके एजेंट ने। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 अ कंसर्न इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज बाय, इनमें से कौन सी चीज़ें जब होंगी तो हम बोलेंगे कि भाई कंसर्न जो है फ्री नहीं है? ए बी सी डी में से ए। ए। ए सर। ठीक है। देन a contract in which the consent to be agreement is caused by coercion, undue influence, fraud or misrepresentation is enforceable at the option of the party who caused the other party to consent for such agreement of the party whose consent was not free। इन्हीं में से आंसर हो जाएगा इसका। बी। ठीक है। देन पूछ रहा है ए ऑन बोर्ड एन इंग्लिश शिप ऑन द हाई सीज कॉजेज बी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, कि भाई ए जो है हाई सीज के अंदर एक इंग्लिश शिप के ऊपर है और उससे बोलते हैं कि अब एक एग्रीमेंट के अंदर एंटर हो जाओ, एन एक्ट अमाउंटिंग टू क्रिमिनल इंटीमिडेशन, और वो जिस तरीके से उससे वो एक्ट में एंटर करवाता है ना, क्रिमिनल इंटीमिडेशन, धमकी देके कराता है अंडर द आईपीसी। ए आफ्टरवर्ड्स स्यूज बी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ए जो है बाद में बी को स्यू कर देता है उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने के लिए कैलकाटा के अंदर, यानी इंडिया में आके। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एंड नॉट एनफोर्सेबल एट ऑल, वॉइडेबल एंड एनफोर्सेबल, legal and enforceable because IPC was not enforced, none of the above। So B। सर वॉइड। नलिन ने बोला बी, शशिकला सर बी। और खुशी ने बोला ए। ए क्यों होगा? आंसर तो उसका बी है। चलो ठीक है, ए क्यों होगा फिर बी क्यों होगा, रीजन बताओ दोनों अपने। सर उसने क्रिमिनली उसको इंटिमिडेट करके किया है ना, तो तो क्रिमिनल एक्ट किया है उसने, कॉर्शन से अगर हम तो कोई वो तो चीज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं ना। कॉर्शन से अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हाँ वॉइडेबल। वॉइडेबल होता है ना और एज द एनफोर्सेबल ऑप्शन। बाय ओनली बी, क्योंकि वो उसके साथ वो हुआ है, तो यहाँ पे आंसर इसका बी होगा। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंडिया के अंदर हो या बाहर हो, अगर कोएशन हुआ है तो वो वॉइडेबल ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, सही वाला बताना है। Where one of the parties to a contract is in position to dominate the will of the other and the contract is apparently unconscionable and the law presumes that the consent must have been obtained by undue influence, the mere fact that bargain is a hard one is no ground itself for granting relief, a contract is with a Pardanashi woman is presumed to have been induced under undue influence, the traditional approach confining duress to treat the person and to goods is about to undergo expansion to include other threats, particularly in those forms of economic coercion which force a person to enter or vary contract against his will। इसमें से क्या पूछ रहा है कि करेक्ट कौन सा है, ये बताना है हमें। सर सेकंड पॉइंट समझा दो। द मियर फैक्ट दैट बार्गन इज अ हार्ड वन इज नो गार्ड इन इट सेल्फ टू ग्रांटिंग रिलीफ, कि आप बोल रहे हो कि मैं इसके अंदर जो है एक तरीके से मेरे को बड़ी मुश्किल हो रही है, एक तरीके से आप ये बोल रहे हो कि मैं इसके अंदर बार्गन नहीं कर पाऊंगा, मेरे को बहुत महंगा पड़ रहा है, इसलिए मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो ये कोई ग्राउंड नहीं होता रिलीफ ग्रांट करने के लिए, ये कह रहा है ये। जो इम्पॉसिबिलिटी वाला रिलीफ नहीं होता कि अब ये इम्पॉसिबल हो गया, तो ये कोई रिलीफ नहीं होता, ये बोल रहा है इसके अंदर।
सर 1 और 3 तो ठीक है। हम्म, और सेकंड आप ले सकते हो एक राउंड की भाई मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पा रहा, चीज़ें बहुत महंगी हो गई, नहीं सर, तो सेकंड भी वो ठीक भी है, ठीक थर्ड है। ठीक है, और सेकंड भी फोर्थ? ठीक है। फोर्थ फोर्थ भी ठीक ही लग रहा है सर। लग रहा है ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है कि जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है, जैसे हम किसी को धमकी वगैरह देते हैं कि पर्सन एंड टू गुड्स इज़ अबाउट टू अंडरगो एक्सपेंशन, तो ये जो हमारी नॉर्मल धमकी देनी है ना कि किसी पर्सन को हम अपने पास रख लेंगे या गुड्स के रिगार्डिंग कोई धमकी देते हैं, ये एक एक्सपेंशन के अंदर जा रही है। अब ये डेफिनेशन है, इसके अंदर और भी तरीके के थ्रेट्स इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक कोर्शन के होते हैं कि जिसके अंदर मैं आपको फोर्स करता हूँ कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो जाओ, तो इकोनॉमिक कोर्शन भी अब इंक्लूड हो जाता है इसके अंदर की कुछ भी किसी भी तरीके से पैसे से रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ तो वो भी इंक्लूड हो जाता है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 एंड 4 चारों इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। 340 का आंसर क्या होगा? सर नहीं सुना पहले कभी। और कोई? नहीं पता सर। सुप्रेसियो वेरी एक तरीके से ना वो है, ये क्या कहते हैं, डिफेंस है एक तरीके का, जिसके अंदर बोलते हैं कि हम सच को छुपाते हैं एक तरीके से। तो उसके लिए पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। सजेशन ऑफ फैक्ट विच इज़ नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज ऑफ ब्रीफ ऑफ द फैक्ट, एन एक्ट फिट टू डिसीव अदर्स, अ प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म इट। तो इसने ज़्यादातर ये जो बाकी 3 दिया, ये तो इसने उसी की क्या कहते हैं फ्रॉड की ही डेफिनेशन में से निकाल के दिया है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर फ्रॉड में भी देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि मैं जो मुझे सच पता है ना मैं उसको छुपाता हूँ सुप्रेसियो वेरी के अंदर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट, कि मुझे कोई चीज़ पताती है और मैं उसको छुपा रहा हूँ, सप्रेस कर रहा हूँ उसको एक तरीके से, सच को, ट्रुथ को सप्रेस कर रहा हूँ। तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 341 के अंदर बोल रहा है ए एंड बी बीइंग ट्रेडर्स एंटर इन अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ए हैज़ अ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑफ अ चेंज इन प्राइसेस विच वुड इफेक्ट, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसको ये आपको पहले भी आ चुका है, विच वुड इफेक्ट बीज विलिंगनेस टू प्रोसीड विद द कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज विशिएटेड बाय फ्रॉड या नॉट विशिएटेड बाय फ्रॉड बिकॉज ए इज़ नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज, क्योंकि वो बाउंड नहीं है डिस्क्लोज करने के लिए, विशिएटेड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, विशिएटेड बाय मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ बी। पहले सेम क्वेश्चन आया था आपको। सर बी लग रहा है मुझे, बट पहले के हिसाब से ए। बी ही है इसका आंसर, पहले भी बी ही था, क्योंकि यहाँ पे उसको नहीं सर, पहले फ्रॉड था। नहीं नहीं, हमने यही तो किया था कि वो बाउंड नहीं होगा, क्योंकि उसको वो इन्फॉर्मेशन नहीं था, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन थी, वो डिस्क्लोज करने के लिए बाउंड नहीं था, तो वो फ्रॉड नहीं कर रहा। यही तो किया था हमने वहाँ पे। सर मैं बोल रही थी कि प्राइवेट उसको इन्फॉर्मेशन है, बट आपने कहा था कि फ्रॉड होगा क्योंकि उसकी ड्यूटी बनती है वो उसको बताने की। नहीं, जब उल्टा हुआ था, मैंने आप बोल रहे थे कि वो कि उसको इन्फॉर्मेशन है तो उसकी ड्यूटी है बताने की, तो फ्रॉड होगा, तो मैंने कहा था कि उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है तो उसकी ड्यूटी नहीं है, मुझे जो याद आ रहा है जिस हिसाब से। तो यहाँ पे बी होगा इसका आंसर। ठीक है, डाउट है तो आगे या कुछ डिस्कस करना है, आगे चलूँ? नहीं सर। ठीक है। Fraud is proved when it is shown that a false representation has been made knowingly, without belief in truth, recklessly and carelessly, whether it is true or false, A and B, A and B and C. knowingly। Fraud is proved when it is shown that a false representation has been made, कि मैं ये शो करता हूँ कि मैंने false representation किया है। knowingly, विदाउट बिलीफ इन इट्स ट्रुथ, कि मैं सच्चाई में बिना देखे ही उसको बिलीव किया ही मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देन रेकलेसली और केयरलेसली, वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, कि मैं देखता ही नहीं केयरलेसली कि वो सही है या गलत है, या फिर सिर्फ ये दोनों बातें आती हैं या तीनों की तीनों बातें आती हैं। और शशिकला, नलिन, आपके हिसाब से?
सर ए। सर मेरे को ए भी लग रहा है, बी भी लग रहा है। क्यों? अच्छा, सिर्फ ए क्यों है शशिकला और खुशी? सर क्योंकि फिर तो अगर उसको पता ही नहीं है तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। हम्म। तो फ्रॉड में तो उसको फुल नॉलेज होती है ना कि वो ये चीज उसको उससे छुपा रहा है या उसको रिप्रेजेंट गलत ही कर रहा है। ठीक है, यही हुआ। मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड एक्सेप्ट इन केस सर कि मगर सर उसको पता ही नहीं है, मतलब को लग रहा है कि वो सही है, वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं जो वो कर रहा है। हम्म, तो सर वहाँ पे भी तो ठीक है ना सर? तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाती है ना कि आप इनोसेंटली आप ये बिलीव कर रहे हो कि चीज़ सच है और आप हाँ फिर उसके बाद बता रहे हो मुझे खुद ही नहीं पता, तो फिर वो मिस रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा ना। ओके। फिर ये बोल रहा है मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड एक्सेप्ट इन केस ऑफ कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर शांत रहते हो तो उसको फ्रॉड नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आप साइलेंट रहते हो तो वो फ्रॉड होगा। कब होगा ऐसा? जब आपकी ड्यूटी है बोलने की, ड्यूटी टू स्पीक है, या ड्यूटी टू डिस्क्लोज सब्सिक्वेंट चेंजेस, या एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, या हाफ ट्रूथ, या ऑल ऑफ द अबव। और ठीक है, इनमें से कोई भी चीज़ होगी तो आपका आप फ्रॉड के लिए लाइबल हो जाओगे। When a person positively asserts that a fact is true, कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ट्रू है, when his information does not warrant it to be so, though he believe it to be true, that is, अभी यही चीज़ डिस्कस की हमने। मिस रिप्रेजेंटेशन। assertion है ए, यानी all illegal agreements are void but all void agreements are not illegal. Only those agreements of which the object of consideration is unlawful are known as illegal agreements. क्या होगा? फिर बी। और कोई? नलिन, खुशी? सर एक सेकंड सर बता। शशिकला आपको क्या लग रहा है? सर ए। सर बी। इसने बोला कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। ठीक है, फिर बोल रहा है कि ओनली दोज एग्रीमेंट्स ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल आर नोन एज इलीगल एग्रीमेंट। तो ये बी कैसे हो रहा है आपका आंसर? ये सही बात नहीं बोल रहा है, इसका रीजन इसने जो। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सर दोनों। हाँ, तो ये होगा ना। ओके ओके सर। अच्छा हाँ सर ए होगा ना। ठीक है। A contract or an obligation to perform a promise could arise in the following ways: by agreement and contract, by standard form of contracts, by promissory estoppel, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3, none of these. सर सी। सी सर। ठीक है। Section 2b defines when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes an। प्रॉमिस। 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 ठीक है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉइड एग्रीमेंट? इनमें से कौन सा वॉइड है? एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, या ऑल ऑफ द अबव? ऑल। ऑल। A price list hanging outside the shop is meant for attract customers to buy the same in the mentioned price. An advertisement of goods meaning less from legal point of view. An offer by the owner of the shop, an invitation to customers to buy something. डी। सर डी। ठीक है, invitation to offer है एक तरीके से। फिर when one of the parties to the contract has performed its part of the promise which constitute the consideration for the promise by the other side is known as past consideration, executed consideration, executory consideration। एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटेड। ठीक है। A consideration must necessarily be only in present, only in past, only in future, past, present and future। डी। ठीक है, जो कंसिडरेशन हमारी तीनों हो सकती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। Who said an agreement creating and defining the obligation between the party is a contract? ये मतलब स्टेटमेंट किसने दी थी?
तो ये स्टेटमेंट पर्टिकुलरली सेलमन ने दी थी। A is a minor. B approaches A for a loan on the basis of mortgage of his house owned by B. ठीक है, hence A advances the money and B executed a mortgage in favor of a minor. In these circumstances, the mortgage is enforceable by A because he is a minor. The mortgage is enforceable, but यहाँ पे not बोल रहा है, यहाँ पे enforceable बोल रहा है, only when it attains majority. The mortgage is enforceable by A even though he is minor. None of the above. सर बी। The mortgage is enforceable but only when he attains majority. नहीं, ये तो नहीं होगा। सी होगा सर फिर। क्यों? सर हमने पढ़ा था ना कि मॉर्गेज माइनर के लिए भी मतलब एनफोर्सेबल हो सकती है क्योंकि वो उसके फेवर में है। ठीक है। If A unlawfully detains B's son in order to coerce B to enter into the agreement, the case would be covered within section 10, 14, 15, 16. 15 क्या बताया गया सेक्शन 15 में? कोर्जन। ठीक है। फिर इसके बाद A intending to deceive B falsely represent that 500 mouths of indigo are made annually at A's factory and thereby induces B to buy the factory. The contract is voidable, void and unenforceable, none of these. सर वॉइडेबल। In a case though the husband was a divorcee, he did not disclose the fact of his previous marriage to his wife and the other relatives. It was held that the consent of the marriage had been obtained by misrepresentation, mistake, fraud, undue influence. मैं एक आपसे फ्रॉड। हाँ मटेरियल फैक्ट को हाइड कर रहा हूँ ना। द टर्म कंसेंसस एट आइडम मीन्स सर बी। ऑफ माइंड सर बी। फिर if the seller agrees to supply all the goods produced by him to a certain buyer and to nobody else, and the buyer also in turn undertakes to accept the whole of the quantity, the agreement is void agreement, solace agreement, illegal agreement, none of the above. सर सोलस मतलब वैलिड होता है। हाँ वैलिड जो पर्टिकुलरली उसी व्यक्ति के साथ है। बी। ठीक है। Then which of the following is correct about the essential of a valid tender? The tender must be unconditional. The tender must be made सर at आपकी a आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है, नेट तो कनेक्टेड है। दोबारा बोलता हूँ। Which one of the following is correct about the essentials of a valid tender? The tender must be unconditional. The tender must be made at a proper time and place. The promisee must be given an opportunity to ascertain that goods are according to the contract, या all of the above. ऑल। ठीक है। अभी तो ब्रेक नहीं हो रही वॉइस? नो सर। Consider the following statements. Every expression of willingness to enter into a contract is not an offer. Sometimes an expression of a willingness may be a preliminary step in the formation of a contract. अब इसके अंदर ये वही यही बोलेगा कि ए ठीक है और बी जो है उसकी सही एक्सप्लेनेशन है, ए ठीक है लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, या ए और बी दोनों ठीक है, या ए और दो सी दोनों गलत है। तो क्या होना चाहिए? ए एंड बी दोनों ठीक हैं। एक्सप्लेनेशन वाली बात यही बोल रहे हैं कि both A and R true and R is a correct explanation of A. Both A and R true but R is not a correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. सर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सर। ठीक है, A हुआ। A promises to deliver goods at B's warehouse on the 1st January. On that day, A brings the goods of B's warehouse, but after the usual hour of closing it, and they are not received. Which one of the following is correct? A has not kept his promise. A kept his promise as the time was not specified. A performed his duty as the time is not the essence of the contract. Both A and C.
नहीं समझ आया क्वेश्चन? सर ए। ठीक है, कि उसने अपना प्रॉमिस नहीं रखा कि भाई और बी। यू सर क्या ए होगा सर। ये होगा ना, कि भाई जो यूजुअल आवर्स है, जो बिजनेस आवर्स है, उसके अंदर लेके आना ना आपको, जब अगर आपको कोई टाइम मेंशन नहीं कर रखा तो। समझ आया शशिकला और नलिन? यस सर। ठीक है। ईच पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू परफॉर्म इज पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन आफ्टर द पार्टीज हैव मेड ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देयर लायबिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कम टू एन एंड इन सच केस द कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बाय एग्रीमेंट एंड नोवेशन बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो डी। सर बाय परफॉर्मेंस। ठीक है। Then a singer enters into a contract with B, the manager of the theatre, to sing at his theatre 2 nights in every week during the next 2 months, and B engages to pay her rupees 100 for each night's performance. On the sixth night, A willfully absents herself from the theatre. B has liberty to put an end to contract. B cannot put to an contract. The contract is left at the liberty of A, none of the above. सर ए। ठीक है, क्योंकि वो उसको ख़त्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। When the performance of a contract become impossible, the purpose which the parties had in mind is frustrated. If the purpose become impossible because of supervening event, the promisor is excused from the performance of the contract. This is known as doctrine of frustration, initial impossibility, subsequent impossibility, or none of the above. सर ए। इसी को हम डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, कि जो सब्सिक्वेंटली एक तरीके से सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी जो हो जाती है, उसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। Rajiv entered into a contract with Lata to marry her on the fixed date. However, before the marriage date, Rajiv went mad. With reference to Indian Contract Act, which is a valid response. Lata can't marry till Rajiv dies. The executes of Rajiv can enforce the contract against Lata. The contract become void. All the statements are correct. सी। ठीक है। सी सर। A and B jointly owe rupees 100 to C. A alone pays the amount to C, कि भाई A जो है अकेला पैसे दे देता, जबकि दोनों ने देने थे, to C. And B नॉट नोइंग दिस फैक्ट, अब इसको ये फैक्ट नहीं पता था B को कि भाई A ने जो है पूरे पैसे दे दिए हैं C को, 100 रुपये जो है, पेज रुपीज़ 100 ओवर अगेंस्ट टू C। अब ये क्या करता है, दोबारा से 100 रुपये C को दे देता है। तो पहले A से इसने C ने 100 रुपये ले लिए, फिर B से भी अलग से 100 रुपये ले लिए। तो C इज़ बाउंड टू रीपे द अमाउंट टू B, C इज़ bound to repay the amount to B and A jointly, C is bound to repay the amount to A and B equally, C is not bound to repay the amount to B। अब यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा? डी। सर बी। ये होगा कि उसको जो पैसे उसने B से लिया ना, उसको वापस लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि उसको अपने पैसे पूरे मिल गए ना। अब ये दोनों जो हैं वो आपस में अपना करते रहेंगे, भाई A जो है अपने आधे पैसे B से मांग लेगा, इसको तो अपने तो पैसे सर वो उन दोनों को नहीं जॉइंटली देने चाहिए, जैसे वो उन दोनों की जॉइंटली दे बोथ जॉइंटली और ₹100। तो जब सर इस उन तरीके दोनों से लाइबिलिटी होती है ना, तो जॉइंटली एंड सीवरली होती है एक तरीके से, तो दोनों में से कोई एक भी पे कर सकता है और दोनों एक साथ भी पे कर सकते हैं। तो सी को तो अपनी लाइबिलिटी मिल गई ना, जो उसको मिलने थे 100 रुपये, अब जिससे उसको मिलने वो उसको वापस कर दे। अब ए जो है, जो उसका आधा पार्ट जो उसने बी के लिए पे कर दिया, वो ए अपने पार्ट को बी से मांग लेगा कि भाई मेरा 50% पे कर दे, जो तेरे को पे करना था। ओके सर। A supplies B lunatic with necessities suitable to his condition in life. A is not entitled to reimburse from B's property, entitled to be reimbursed from B's property, personally liable, none of the above. सर बी। सर बी। Nalin sir? बी। The Indian Contract Act deal with the following quasi-contractual obligations: claim for necessities applied to a person incompetent to contract, reimbursement of money paid due by another, obligation of person enjoying benefit of non-gratuitous act, responsibility of finder of goods। quasi contract सर में ऑल। ठीक है, डी। quasi contract or implied contracts are exceptional kinds of contract by which one party is bound to pay money in consideration of something done or suffered by the other party. No contractual relation exists between the parties. No contract has been made by the parties, या all of the above। सर ऑल। ठीक है, टी हो जाएगा इसका आंसर। देन इफ
The compensation to be paid on breach of contract is a genuine pre-estimate of the prospective damages. It is known as penalty, liquidated damages, unliquidated damages, special damages. Liquidated. लिक्विडेटेड। ठीक है। देन उसके बाद हम पहुंच गए हैं 371 के ऊपर। अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट बट हैज सम इंटरेस्ट इन द कंसिडरेशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, कैन एनफोर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट, कैन एनफोर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, नन ऑफ द अबव। D. D। C सर, C भी हो सकता है। A person who is not a party to a contract but has some interest in the consideration of the contract can enforce that contract subject to certain exceptions। ये किसी किसी सिचुएशन में नहीं कर सकता, बाकी वो कर सकता होता है, जो जो हमने ऊपर पहले भी देखा थी ये वाली चीज़। द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट अ माइनर सेंस। जो प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल होता है वो माइनर्स के अगेंस्ट नहीं होता, कि जैसे माइनर ने बोल दिया कि मैं 18 से अबव हूँ तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए, या फिर 18 से पहले ही उसने बोला कि मैं नहीं हूँ अभी 18 का, तो आप मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लो। या फिर जैसे कि किसी ने उसके लिए कोई काम कर दिया और फिर उसके बाद वो उसको प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको इसके लिए 100 रुपीज़ पे करूँगा, तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल है वो माइनर के अगेंस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। उसका रीज़न दे रहा है, ही हैज़ नो साउंड माइंड, he has no privilege to cheat persons by making any representation, he may be induced by dishonest traders to declare in writing that he is major at the tune of his entering into a contract, he has not attained the age of maturity। फिर C। नहीं, सी नहीं होगा। D। ठीक है, वो मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से 18 क्रॉस करेगा तभी कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। इनमें से कौन सा इन्विटेशन टू ऑफर है? ए टेंडर टू सप्लाई गुड्स एट सर्टेन टाइम, ए रिक्वेस्ट फॉर अ लोन, बिड्स इन एन ऑक्शन सेल, अ कैटलॉग ऑफ गुड्स फॉर सेल। सर C। नहीं भाई, इनविटेशन टू ऑफर में यही होता है ना कि मैंने ऐसे अपने सामान लिख दिए या इस तरीके से बता दिए कि मैं आपको इस प्राइस पे चीज़ देना चाहता हूँ, अब आप मुझे ऑफर करो। D। कैटलॉग के अंदर होता है, कैटलॉग फॉर ऑफ गुड्स फॉर सेल। ए सेज बी टू सर पर बिड्स इन एन ऑक्शन सेल नहीं होगा, तो ऑफर में नहीं आएगा वो। कौन से वाला? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, सर वॉइस नहीं आ रही। अभी आ रही है, मेरे को बोलो। हेलो, सर बिड्स इन एन ऑक्शन सेल इनविटेशन टू ऑफर में नहीं आता। वो उसको डायरेक्टली, जैसे मैंने अगर बिड की, मैंने कहा मेरे को ये सामान उसने बिड लगानी शुरू करी, तो जब मैं उसको बोलूँगा कि मेरे को 50 में चाहिए तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा ना। मैंने उसको ऑफर ही तो किया, वो मेरे से बोल रहा है कि अब बताओ कितने में खरीदना है, तो मैं उसको ऑफर करता हूँ कि जैसे कोई ऑफर करेगा 50 का, कोई करेगा 60 का, कोई करेगा 70 का, तो वो उसको जो सा ठीक लगेगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमारी तरफ से क्या हो रहा है, उनको ऑफर हो रहा है और वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है सर। If A says to B, I offer to sell my house to you for rupees 10,000 and B accepts the offer by saying clearly, I accept your offer, is an implied offer, express offer, general offer या specific offer? एक्सप्रेस ऑफर। इम्प्लाइड। खुशी बोल रही है implied और शशिकला बोल रही है express, और नलिन? नलिन प्रेजेंट हो? नलिन लीव क्यों कर दी उसने? सर आपने क्या बोला अभी? मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछा है 374 वाला। अच्छा, आ गया। नेटवर्क इशू चल रहा है क्या? हाँ मेरा नेट पता हाँ नहीं सर। एकदम फ्लक्चुएट हो। अच्छा, पता नहीं, आज मेरे को भी दिक्कत ही चल रही है। तो मैंने पूछा था कि ए जो है बी से कहता है कि आई ऑफर टू सेल माई हाउस टू यू फॉर रुपीज़ 10,000 एंड बी एक्सेप्ट द ऑफर बाय सेइंग क्लियरली आई एक्सेप्ट योर ऑफर। तो ये क्या है अपने आप में? एक्सप्रेस ऑफर है, इम्प्लाइड ऑफर है, जनरल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर है? सर स्पेसिफिक या इम्प्लाइड में से दोनों में से कुछ हो सकता है। देखो, इम्प्लाइड तो नहीं होगा। इम्प्लाइड के अंदर क्या होता है, मैं अपनी एक्ट या कंडक्ट से करता हूँ।
तो यहाँ पे तो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि आई एक्सेप्ट योर ऑफर। एक्सप्रेस के अंदर ऐसा कैसे होता है, सर? एक मिनट बताता हूँ। एक्सप्रेस के अंदर ऐसा होता है या तो मैं राइटिंग के थ्रू करता हूँ या फिर मैं अपने वर्ड्स के थ्रू करता हूँ या बोल के करता हूँ, तो उसको मैं एक्सप्रेस बोलता हूँ। अब जैसे इम्प्लाइड के अंदर अगर एग्जांपल, तो जैसे मान लो आपके सामने आके एक बस रुकी, तो वो क्या है, इम्प्लाइड ऑफर है, आपने उसे कुछ नहीं बोला, वो अपने आप आके रुकी कि भाई चढ़ जाते को, जहाँ चढ़ना है मैं छोड़ दूंगी, तो आप उसके अंदर एंटर करोगे तो वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो जाएगी कि आपके कंडक्ट से आप उसके साथ एग्रीमेंट के अंदर एंटर कर रहे हो। बट एक्सप्रेस के अंदर क्या होता है कि आप उसको बोलोगे कि भाई मैं आपके बस में चढ़ना चाहता हूँ, वो बोलेगा कि ठीक है चढ़ जाओ, मैं आपको यहाँ पे छोड़ दूंगा, तो वो एक्सप्रेस ऑफर हो जाएगा। और जनरल ऑफर होता है जो कि मैं पब्लिक एट लार्ज के लिए निकालता हूँ। और स्पेसिफिक ऑफर होता है जो मैं पर्टिकुलर तो पर्सन से करता हूँ। डी होगा। ठीक है, कि ऑफर जो है मैंने पर्टिकुलरली इसके साथ किया है, मैंने सिर्फ बी को जाके ये ऑफर किया था। और अगर ये एक्सेप्टेंस के बारे में पूछता तो फिर एक्सेप्टेंस कैसी होती है, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस होती है, क्योंकि ये मैं स्पोकन राइटिंग या वर्ड्स के थ्रू कर रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ एक्सेप्ट योर ऑफर। When a person promises to do something, he must get something in return. If he does not get something which is defined as consideration in return, the contract is valid, not valid, void, unenforceable. वॉइड। ठीक है, कंसिडरेशन नहीं होगा, बाकी वो एक्सेप्शंस आ जाती हैं। टू प्रूव अनड्यू इन्फ्लुएंस द प्लेंटिफ हैज टू प्रूव दैट, अगर उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रूव करना है किसको, प्लेंटिफ को, उसको क्या प्रूव करना पड़ेगा, द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट द डिफेंडेंट वाज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द प्लेंटिफ, द डिफेंडेंट यूज दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज फ्रॉम द प्लेंटिफ, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। सर बोथ। ठीक है। मैच द फॉलोइंग प्रोविजंस। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड कौन से सेक्शन में आता है, 27। यहाँ पे है, ये हो गया 4 हो गया इसके साथ, तो ए के साथ 4 हो गया। देन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, 25। ठीक है। फिर यहाँ पे इसने ऑप्शन दिया है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, 29। 30। 30 में आता है, 29 में अनसर्टेन आता है। फिर उसके बाद इसने दिया इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, तो वो आ जाएगा 26 से। 26। चलो ऑप्शन समझ हो गए। फिर उसके बाद पूछ रहा है द पार्टीज अंडर अ मिस्टेक में एंटर इनटू, अब ये मिस्टेक के बारे में पूछ रहा है कि अगर पार्टीज जो है मिस्टेक करती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, क्या क्या सर्कमस्टांसेस है, मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द थिंग, मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द अदर पर्सन। 1 and 2, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3। अगर आप मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है, किस चीज़ की, कि भाई जिस चीज़ के लिए आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो उसके अंदर जो चीज़ है उसी की मिस्टेक कर दे रहे हो, या कि किस नेचर की ट्रांजैक्शन है उसकी मिस्टेक कर रहे हो, या फिर जो पर्सन जिसके साथ कर रहे हो आप उसकी आइडेंटिटी के लिए मिस्टेक कर रहे हो, तो यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकते हो। किन कंडीशंस के अंदर कर सकते हो कि अगर आप ये तीनों में नहीं कर सकते सर। तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका। मार्क द इनकरेक्ट आंसर। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेज डाउन एब्सोल्यूट राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली लेज डाउन द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट इन अ सेंस मेक द लॉ फॉर देमसेल्फ। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट lay down the legal rules relating to the promise, their formation, their performance and their legal enforceability। तो इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? सी। और कोई? शशिकला, नलिन, सर कोई है ही नहीं। क्या हो गया, लीव क्यों कर दिया इन्होंने? इनका नेट का इशू चल रहा है क्या? पता नहीं सर। अच्छा, इसका आंसर होगा ए होगा इसका 379 में। ए इसलिए नहीं होगा सर। देखो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप जैसे कहीं कहीं सारी जगह पे आप पढ़ते हो गए कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर इस रिगार्डिंग आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तो फिर आपकी वो बातें चलेंगी, अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखोगे तो फिर ये वाली बातें चलेंगी। ऐसे बहुत सारी जगहों पे आता है, हर चीज़ के लिए नहीं आता, बहुत सारी चीज़ों में आता है। तो इसलिए कि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको एब्सोल्यूट राइट्स नहीं देता या लायबिलिटीज नहीं देता कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को। Then a counter offer is an invitation to treat a bargain and acceptance of the offer or rejection of the original offer। बार्गेन। काउंटर ऑफर क्या होता है? ए ने बी को बोला कि मैं आपको 5000 रुपीज़ की ये चीज़ दूंगा, बी बोलते कि नहीं मैं आपसे ये चीज़ 4000 में लूंगा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ओरिजिनल ऑफर के साथ डी हो गया सर, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। A girl left the service to join legal education on the promise of her mother to stand the expenses। जॉन वर्सेस पेटबेटन के फैक्ट्स हैं।
थ्री लेडीज, सेकेंड बात बोल रहा है, टू ऑफ देम बीइंग एन मदर एंड डॉटर एंड थर्ड पेइंग गेस्ट टुगेदर मेड एंट्रीज टू द क्रॉसवर्ड पजल एंड केम विद सक्सेस. द मदर refuses to share the price. One is a valid contract but two not. One is not a contract but two is a contract. A is a family matter while second is a friendly act. Both do not encircle the contract principle. Two and one both come under a valid contract. So if one is not a contract, A girl left but a promise from others to stand the expenses. सर पता नहीं अपने आप नेटवर्क क्यों जा रहे हैं आज. हाँ, उसका भी, शशिकला का भी चला गया. वही, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है. मेरे को भी अभी मैसेज आया हुआ था जियो का कि पता नहीं बीच में थोड़ी देर के लिए नेट जो है डिस्टर्ब होगा. चलो कोई बात नहीं, थोड़े से ही रह गए, जल्दी से कर लेते हैं, 10-11 रह गए. ये दोनों जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे. ये जॉन्स वर्सेस पेडेवेटन के केस के अंदर इसको बोला था कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा कि अगर आप इस तरीके से करते हो, और सेकेंड वाला तो है ही. An offer need not to be made to an certain person, but no contract can arise until it has been accepted by a certain person. The above statement was made by Anson, Austin, Salmon या none of the above. तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी थी? ये स्टेटमेंट दी थी एंसन ने. ए होगा इसका आंसर. अब ये वाला बताना. ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल डिलीवर 500 bales of cotton to B on fixed day. A knows nothing of B's mode of conducting his business. ठीक है. A break his promise and B having no cotton is obliged to close his mills. इसके कारण उसको अपनी mills बंद करनी पड़ती है. Is A responsible for the loss caused to B by the closing of mill? Yes, no, to the extent of agreed price of cotton या none of the above. no sir. क्योंकि उसको ये चीज़ पता नहीं थी. A टेलीग्राफ टू B राइटिंग. तो ए जो है टेलीग्राफ के थ्रू राइटिंग के अंदर भेजता है. विल यू सेल अस बम्पर होल पेन टेलीग्राफ द लोएस्ट कैश प्राइस. ये बोलता है कि आप क्या अपना बम्पर होल पेन मुझे सबसे लोएस्ट में भेजोगे, तो आप मुझे अपना लोएस्ट कैश प्राइस बता दो. बी रिप्लाइड बाय टेलीग्राम स्टेटिंग लोएस्ट प्राइस फॉर पेन इज $900. ए इमीडिएटली सेंड देयर अप्रूवल टू बाय एट द रेट बाय अ टेलीग्राम. बी हाउएवर रिफ्यूज टू सेल एट द प्राइस. बी लेकिन फिर बाद में रिफ्यूज कर देता है. तो B is bound to sell the price mentioned by him. B is not bound to sell at that price as A's last telegram was an offer to buy but that was never accepted by B. B is bound to sell at the price as a completed contract had come into existence. They are none of the above. So not bound to sell. बाउंड होगा सर. क्यों बाउंड होगा? सर उसने जब लिख दिया लोएस्ट प्राइस फॉर $900, तो सर उसमें उसने अपना प्राइस बता दिया ना सर. और जब ए ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो मतलब बन तो गया सर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट में. जो ए का लास्ट टेलीग्राम जो अगर हम पढ़े हैं, जो ए ने उसके बाद बोली है, वो ऑफर टू बाय नहीं है. जो उसका टेलीग्राम था उससे सिर्फ पूछ रहा है कि आपका लोएस्ट कैश प्राइस क्या है. उसने ये थोड़ा ना बोला कि आप हमें अपनी वो दो. उसकी विलिंगनेस, उसने उसकी एसेंट जानने के लिए थोड़ी ना ली है. तो इसका बी होगा, नॉट बाउंड होगा. ये वाले भी केसेस नहीं किए हैं. There are two essential requirements of a valid acceptance. Acceptance should be communicated by the offeree to the offer. Acceptance should be clear and precise. Acceptance should be absolute and unqualified. Acceptance should be expressed in some usual and reasonable manner. तो उनमें से कौन कौन सा ठीक है? पहले वाला ऑप्शन था एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी टू द ऑफर. ये ठीक है या गलत है? ठीक है. तो ये तो वैलिड एक्सेप्टेंस के अंदर आएगा. देन एक्सेप्टेंस शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज. ये बात तो कहीं पे भी नहीं लिखी हुई उसके अंदर. देन एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बात लिखी हुई है. देन एक्सेप्टेंस शुड बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल रीजन. मैंने ये भी नहीं लिखी हुई. तो फर्स्ट और थर्ड वाला जो है वो ठीक है. ठीक है. Assertion दे रहा है acceptance is to offer but a lighted match is to a train of gunpowder. Acceptance cannot be separated from offer. So both A and R true and R is the correct explanation. R is not correct explanation. A is true but R is false. A is false but R is true. क्या होगा? सर ए ट्रू है और B जो है वो फॉल्स है. एक्सेप्टेंस को आप ऑफर से
सेपरेट कर सकते हो ना, कोई ये थोड़ा ना कि एक्सेप्टेंस आप Yes, उसके sir. साथ मिली हुई है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. A made an offer to sell form for $1,000, which was rejected by B. B offered $950 for it. This was turned down by A, and then B agreed to pay rupees 1,000, but A refused to sell. No contract has been made. A contract has been made. B's offer was counter offer, and it's put to an end to the offer previously made by A. Both A and C are correct. क्या होगा? C. Sir, both A and C. तो डी होगा इसका आंसर. The first case of doctrine of frustration as decided by Supreme Court of India is. पहला कौन सा केस था जो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का इंडिया के अंदर डिसाइड किया था? तो वो केस था सत्यव्रता घोष वर्सेस मुगनी राम का केस था. देन ये भी वही केस वाली बात आ जाती है. A gratuitous or bare promise devoid of consideration is called res extinca nidum pactum abrem fides ex contractio. ये वाली टर्म पहले भी आई है जो यहाँ पे पूछ रहा है कि सिर्फ मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, बेयर प्रॉमिस कर रहा हूँ, कोई उसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नोडम पेक्टम. हाँ जी, ये वाली टर्म पहले भी आई थी. नडम पैक्टम जो होती है, बेयर प्रॉमिस होता है कि कुछ भी नहीं होता उसके अंदर, सिर्फ मैं आपसे प्रॉमिस कर देता हूँ, कंसिडरेशन नहीं होता. इसके अंदर पूछा है कंसिडरेशन अंडर इंडियन लॉ में बी फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. अंडर इंडियन लॉ अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन एनफोर्स अ प्रॉमिस. अंडर इंग्लिश लॉ देर इज अ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रॉमिस एंड प्रॉमिसर ओनली. अंडर इंग्लिश लॉ स्ट्रेंजर और थर्ड पर्सन कैन नॉट फर्निश कंसिडरेशन. तो इसमें से बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. Sir, 1, 2, 3 तो ठीक है. 4 भी ठीक है कि वहाँ पे प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है ना. इंग्लैंड में दोनों चीज़ें होती हैं, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन दोनों होता है. इंडिया के अंदर प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन नहीं होता, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडिया के अंदर. तो चारों स्टेटमेंट ठीक है, तो टी हो जाएगा इसका. चलो फटाफट से 400 तक कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगली क्लास के अंदर करेंगे. एन एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन इज द वन विच हैज़ ऑलरेडी बीन एग्जीक्यूटेड इन द पास्ट. A mere consideration promised by the executive of the company. A consideration consisting simply of mutual exchange of promise, each forming the consideration for each other. None of the above is correct. C. सी. ठीक है कि हमने अभी बस आपस में प्रॉमिस चेंज कर लिए हैं. The inadequacy of consideration will be taken into account by court of law. When the promiser expresses desire to get maximum return for his promise, when the promiser performs his promise, when fraud, coercion, undue influence is in the formation of contract is pleaded, always as direction of the court. डी. C. सी होगा ना, जब फ्रॉड, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस ये सब चीज़ें होती है तब देखी जाती है inadequacy of consideration. ओके सर. Forbearance to sue the promiser in return for a promise made by the promiser always serves as good consideration, does not serve as good consideration at all, serve as a good consideration if it is induced by coercion, serves as good consideration only when it is induced by request of the promiser. इसका आंसर होगा ए, कि अगर मैं फॉरबियरेंस करता हूँ स्यू करने से प्रॉमिसर को, कि जो प्रॉमिसी कॉल आ रहा है, फॉरबियरेंस टू स्यू द प्रॉमिसर इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस मेड बाय द प्रॉमिसर, कि जो आप मेरे से प्रॉमिस कर रहे हो ना उसके बदले में मैं आपको फॉरबियरेंस देता हूँ कि जो प्रॉमिसर है मैं उसको स्यू नहीं करूँगा. तो ये क्या है, हमेशा कैसे ट्रीट होगा, ऑलवेज एज अ गुड कंसिडरेशन के तौर पर ट्रीट होगा. अब इसमें से बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. अंडर इंग्लिश लॉ कॉन्ट्रैक्ट अंडर अ सील formal or real which is writing and is signed, sealed and delivered is enforceable without consideration. Under Indian law, written and registered agreement based on natural love and affection between near relative is enforceable without consideration. इसमें से incorrect बताना है कौन सा है. Then और दो statements दिए हैं इसने. Under Indian law, the case of negotiable instrument where the consideration is presumed is not necessary to prove consideration या none of the above. C. नरेन
समझ नहीं आ रहा कौन सा। सारे ठीक हैं इसके अंदर। सी सी के अंदर बोल रहा है कि जो इंडियन लॉ के हिसाब से जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा जहाँ पे कंसिडरेशन को हम प्रिज्यूम कर लेंगे, तो वहाँ पे आपको कंसिडरेशन प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर आपने किसी को अगर चेक दिया है, प्रॉमिसरी नोट दिया, ये सब चीज़ें हैं ना, तो अगर किसी के पास चेक या ये सब चीज़ें होती है तो वहाँ पे हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होगा। इसलिए जितने आप एनआई के एक्ट के भी केसेस देखोगे ना 138 वाले, वो तो होते क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन वहाँ पे प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि अगर आपने किसी को चेक दिया है ना, तो उसको ये प्रूव नहीं करना पड़ता कि इसके बदले कोई कंसिडरेशन था, वो प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि कुछ ना कुछ कंसिडरेशन था, तो प्रूव करने की ठीक है जरूरत नहीं सर। होती, वो तो नन ऑफ द अबव। Consider the following statement. A minor fraudulently misrepresenting his age is stopped from denying the truth of his statement. A minor fraudulently misrepresenting his age is not stopped from denying the truth of his statement. Estoppel does not operate to render a statute ineffective, and so minor's contract is always void. Which of the above statements are correct? इनमें से ठीक कौन सी statement है? पहली वाली ठीक है कि ए जो है फ्रॉडलेंटली मिस रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी एज को, तो वो स्टॉप्ड हो जाएगा उस बात से कि अगर वो अपनी एज गलत बता रहा है कि उसको अब वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है ये वाली बात? नो सर। नहीं सर। तो ये तो गलत हो गई। देन पूछ रहा है माइनर फ्रॉडलेंटली मिस रिप्रेजेंटिंग हिज एज इज नॉट स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ हिज स्टेटमेंट। इसकी अपोजिट बोलिए, यानी कि ये बात ठीक है सेकेंड वाली जो है। फिर बोल रहा है स्टॉपल डज नॉट ऑपरेट टू रेंडर अ स्टैचू इनइफेक्टिव एंड सो अ माइनस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज वॉइड। कि भाई स्टॉपल जो है, यही बात बोल रहा है कि स्टॉपल की वजह से आप माइनर को आप लाइबल नहीं कर सकते, तो जो माइनर की साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हो गए हमेशा वॉइड होंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब सेकंड और 3 ठीक है, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। 400 करते हैं आखिरी। Doctrine of restitution implies that if a minor has unjustly enriched himself, equity demands that such property or goods are to be restored by the minor. If a person has unjustly enriched himself, equally demands that such property or goods to be restored to a minor. If a minor has justly enriched himself, equity demands that such property. नलिन, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन इम्प्लाई होता है ए के ऊपर कि अगर एक माइनर को अनजस्टली एनरिच कर लिया ना उसने अपने आप को, तो इक्विटी के हिसाब से जो भी चीज़ें उसको दी गई है ना, वो उसको रीस्टोर करनी पड़ती है माइनर को, अगर आप गलत तरीके से चीज़ें देते हो। जैसे एक तो नेसेसिटी वाली चीज़ें आ जाती हैं, और अगर एक माइनर को अनजस्टली एनरिच कर दिया जाता है तो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलता है कि उसको आप जो भी चीज़ें हैं वो रीस्टोर करी जाए माइनर के द्वारा। तो इसका आंसर ए होगा। तो ये हमारे 400 तक हो गए, बीच में थोड़े से केस लॉज नहीं किए हमने, और अभी आगे हमारे पास 500 मतलब 100 और हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। केस लॉस करने एक हमने